माना जाता है कि कई प्राचीन आविष्कारों की शुरुआत चीन में हुई थी। हालांकि उनमें से कई संभवत और पहले की संस्कृतियों से आए थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि चीन में दांतेदार मशीनरी का उपयोग बहुत पहले से किया जाता रहा है। कुछ का मानना है कि शायद ईसा पूर्व की शुरुआती शताब्दियों में या उससे भी पहले। हालांकि इतिहासकार आमतौर पर चीन के इतिहास को 1122 ईसा पूर्व में झोउ राजवंश के शासनकाल से ही गिनना शुरू करते हैं, और वही चीनी सभ्यता अपने इतिहास का पता अर्ध पौराणिक 5 सम्राटों के समय से लगाती है। यह अंतर इस बात का संकेत है कि चीन में नवाचार और आविष्कार एक लंबी परंपरा का हिस्सा रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर दर्ज इतिहास से भी काफी पहले का है। चीनी ग्रंथों के अनुसार पहले राजवंशों को 5 सम्राटों के रूप में जाना जाता था। हालांकि भ्रामक रूप से इन राजवंशों में कुल 9 शासक थे, जिनका शासनकाल संयुक्त रूप से 2852 ईसा पूर्व से 2206 ईसा पूर्व तक चला। कन्फ्यूशियस ने राजा याओ का उल्लेख किया है, जिनका शासनकाल लगभग 2357 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। उन्होंने याओ की प्रशंसा करते हुए उन्हें दयालु, बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ बताया। याओ के बाद शुन राजा हुए, जिन्होंने विशाल भूमि पर सड़कों, दर्रों और पुलों का एक जटिल जाल बिछाया। कई विद्वान रेशम मार्ग के निर्माण का श्रेय उन्हीं को देते हैं। सभी प्राचीन चीनी ग्रंथ, विशेष रूप से लाओ त्सु और कन्फ्यूशियस के ग्रंथ, साथ ही साथ चिंग ग्रंथ, पूर्वजों और उनकी सभ्यता की महिमा के बारे में बताते हैं। संभवतः वे 5 सम्राटों के समय या उससे भी पहले रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। किंवदंतियों के अनुसार इस प्रारंभिक काल के चीकुंग लोग उड़ने वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिरकार 212 ईसा पूर्व में मृत्यु से पहले सम्राट चिन शी हुआंग ने प्राचीन चीन के सभी ग्रंथों और साहित्यों को जलाने का आदेश क्यों दिया। कुछ का मानना है कि यह एक क्रूर तानाशाही का कार्य था, जो अतीत को मिटाकर अपने शासन को एकमात्र वैध शासन के रूप में स्थापित करना चाहता था। लेकिन दूसरा तर्क यह है कि सम्राट सलाहकारों से प्रभावित थे, जो कन्फ्यूशियस के विचारों को चुनौती देना चाहते थे, जो उस समय समाज में प्रभावशाली थे। कारण चाहे जो भी हो, इस पुस्तकों को जलाने की घटना ने प्राचीन चीनी इतिहास और ज्ञान के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रंथ आग की भेंट चढ़ गए। सौभाग्य से कुछ विद्वानों और आम लोगों ने इन ग्रंथों की प्रतियों को गुप्त रूप से बचा लिया। कई मंदिरों में आज भी इन्हें सावधानी से संरक्षित किया गया है। ये बचे हुए ग्रंथ इतिहासकारों को प्राचीन चीन की खोई हुई दुनिया में एक झलक देते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि पुस्तक जलाने की इस क्रूर घटना ने चीनी सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। प्राचीन काल में राजाओं को उपाधियां दी जाती थी, लेकिन उनके निधन के बाद उन्हें उनके कार्यों के आधार पर कोई विशेष सम्मान सूचक नाम नहीं दिया जाता था। ये नाम राजा के कार्यों पर उनकी संतानों या प्रजा का फैसला हुआ करते थे। सम्राट चिन शी हुआंग का मानना था कि यह गलत परंपरा है। उनका तर्क था कि पुत्र अपने पिता का या प्रजा अपने राजा का न्याय करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। इसीलिए
उन्होंने 212 ईसा पूर्व में एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने मृत्यु के बाद दिए जाने वाले विशेष सम्मान सूचक नामों को समाप्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें चिन शी हुआंग ती या प्रथम सम्राट के रूप में जाना जाएगा और उनके उत्तराधिकारियों को क्रम से द्वितीय सम्राट, तृतीय सम्राट और इसी तरह अनंत पीढ़ियों तक जाना जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि कठोर शासन के बावजूद चीन और मध्य एशिया सदियों से आविष्कारों का गढ़ रहे हैं। जर्मन आविष्कारक गुटेनबर्ग से करीब 400 साल पहले 1045 ईस्वी में बाई शेंग नामक चीनी विद्वान ने प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया। यही नहीं, कागज के आविष्कार का श्रेय भी चीन को ही जाता है। लेखन से लेकर पैकेजिंग और सफाई तक उन्होंने कागज से बने अनगिनत उत्पादों का विकास किया। लेखन पत्र, रैपिंग पेपर, पेपर नैपकिन, ताश के पत्ते और यहाँ तक कि कागज के रूप में मुद्रा का भी चलन निकाला। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 2000 साल पहले से भी चीन में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये तो बस कुछ ही उदाहरण है। शायद भविष्य के शोध में और भी आविष्कारों का पता चलेगा, जो प्राचीन चीन की आविष्कारशीलता की कहानी को और भी समृद्ध बनाएगा। हजारों साल पहले भूकंपों और भौगोलिक बदलावों का चीनियों को गहरा ज्ञान था। ये निर्माण तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी चली और आज भी चीन के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इस्तेमाल होती हैं। 132 ईस्वी में इसी सिलसिले में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक झांग हेंग ने दुनिया का पहला सेस्मोग्राफ बनाया। इसमें 8 कांस्य के ड्रैगन थे, जिनके मुंह में एक एक गोला था। दूर कहीं भूकंप आने पर जमीन में हलचल होती थी, जिसे ड्रैगन काई के अंदर का एक संवेदनशील लोलक पकड़ लेता था। गति के आधार पर जिस दिशा से भूकंप के कंपन आ रहे होते थे, उसी दिशा वाले ड्रैगन का मुंह खुल जाता था और गोला उसके नीचे रखे कांसे के मेंढक के मुंह में गिर जाता था। इस तरह न सिर्फ भूकंप की सूचना मिल जाती थी, बल्कि उसकी दिशा का भी पता चल जाता था। चीन की प्राचीन वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रतिभा की कहानी सदियों से दुनिया को चकित करती रही है। लगभग 725 ईस्वी में पहली यांत्रिक घड़ी के निर्माण के साथ चीनियों ने समय को मापने के तरीके में क्रांति ला दी। वही बारूद जिसे कम से कम 9वीं शताब्दी से जाना जाता था, मूल रूप से चीन में मनोरंजक आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन विडंबना यह है कि जब बारूद 13वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा, तो इसी तकनीक का इस्तेमाल डच और जर्मनों ने पहले तोपों को बनाने में किया, जिसने युद्ध के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया। चीन की महत्वाकांक्षा सिर्फ आविष्कारों तक ही सीमित नहीं थी। उसकी परियोजनाओं का दायरा और दूरदृष्टि अकल्पनीय थी। चीन की महान दीवार तो मानव इतिहास का सबसे विशाल निर्माण कार्य है, लेकिन ग्रैंड कैनाल भी उतनी ही प्रभावशाली है। यह पीली नदी को यांगत्सी से जोड़ती है और पनामा नहर से 20 गुना लंबी है। और कल्पना कीजिए, इस विशाल जल मार्ग को चीनियों ने 1300 साल पहले से भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के बनाया था। चीन की धरती पर ऐसे ही अनगिनत विशाल और रहस्यमय अवशेष छिपे हुए हैं, जिनकी खोजें निरंतर जारी हैं। उदाहरण के लिए, शियान के पास स्थित दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड का रहस्य अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। यहाँ तक कि चीनी भाषा की जटिलता को संभालने के लिए बनाए गए उनके विशेष टाइपराइटर, जिसे हुआंग टाइपराइटर कहा जाता है, वह भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। इसमें 2 फीट चौड़े और 17 इंच ऊंचे कीबोर्ड पर
5,700 अक्षरों को समाविष्ट किया गया है। आने वाले समय में शायद चीन की धरती से और कितने अविश्वसनीय आविष्कारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों का पर्दाफाश होगा। यह सोच ही एक रोमांच पैदा करती है। डॉक्टर रॉबर्ट टेम्पल अपनी किताब द जीनियस ऑफ चाइना 3000 ईयर्स ऑफ साइंस डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में पश्चिमी देशों को सदियों से टक्कर देने वाले चीन के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का विवरण देते हैं। टेम्पल ने अपनी किताब को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ नीदम के शोध कार्यों के आधार पर लिखा है। उदाहरण के लिए पुस्तक में बताया गया है कि चीन में रहने वाले लोग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही रासायनिक युद्ध के शुरुआती रूपों जैसे जहरीली और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तकनीकें पश्चिम के देशों द्वारा अपनाए जाने से 2300 साल पहले की बात है। लोहे के मामले में भी चीन का इतिहास गौरवशाली रहा है। वहां 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही कच्चा लोहा बनाया जा रहा था, जो पश्चिमी देशों से 1700 साल आगे की बात है। इसी तरह चीन में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कच्चे लोहे से इस्पात तक बना लिया गया था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी चीन का दिमाग अग्रणी रहा है। दुनिया का पहला झूलने वाला पुल भी चीन में 1ली शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, जो पश्चिमी देशों से कम 1800 साल पहले की बात है। और आखिर में माचिस की खोज का श्रेय भी चीन को ही जाता है, जिसे उन्होंने 577 ईस्वी में बनाया था। मतलब पश्चिमी देशों से 1000 साल पहले। प्रसिद्ध विज्ञान इतिहासकार जोसेफ नीदम अपनी किताब की भूमिका में चीन की सभ्यता के गौरवशाली अतीत पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं, चीन हजारों सालों तक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी रहा। उन्होंने कागज, बारूद, छपाई जैसी चीजों का आविष्कार किया। मगर सवाल ये है कि आखिर चीन इतनी अन्य सभ्यताओं से इतना आगे कैसे निकल गया। वे इस बात की संभावना पर भी गौर करते हैं कि क्या चीन को यह ज्ञान किसी और प्राचीन सभ्यता से विरासत में मिला है। ये सवाल इतिहास की गुत्थी को सुलझाने की दिशा में ले जाते हैं कि क्या चीन के पास भी कोई खोया हुआ ज्ञान था। लेखक एंड्रयू टॉमस अपनी किताब वी आर नॉट द फर्स्ट में इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे साइबरनेटिक्स, जिसे हम एक आधुनिक विज्ञान समझते हैं, वास्तव में एक प्राचीन अवधारणा है। चीन में इसे ख्वाइशू के हुनर के रूप में जाना जाता था। इस कला के माध्यम से एक निर्माता मूर्तियों को जीवन दे सकता था और उन्हें अपनी सेवा में लगा सकता था। दरअसल सम्राट ता चौहान की कहानी में एक ऐसे यांत्रिक व्यक्ति का वर्णन मिलता है जो हूबहू इंसान जैसा दिखता था। यह रोबोट इतना सटीक और आकर्षक था कि महारानी भी उसकी दीवानी हो गई थी। लेकिन यह बात ईर्ष्यालु सम्राट को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने तमाम प्रशंसा के बावजूद निर्माता को उस अद्भुत रचना को तोड़ने का आदेश दे दिया। इस कहानी से पता चलता है कि कृत्रिम मनुष्यों का विचार हजारों साल पुराना है और हमारे लिए यह आज भी उतना ही रोमांचक और जटिल है।